गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री वेद ज्ञान इंस्टीट्यूट्स ऑफ कॉमर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कल हमने कुछ महत्वपूर्ण अंश और ऋणपत्र संबंधी प्रश्नों को समझा था और आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं और जो आपकी परीक्षा के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको हमेशा एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आएंगे और इनके आने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह दिया है, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हैं आपके। सही विकल्प आपको दिया हुआ है और सही विकल्प आपको देखना है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आपको दिया रखा है ऑब्जेक्टिव्स टाइप में कि सार्वजनिक कंपनी द्वारा अंशों के विक्रय हेतु जारी किया जाने वाला प्रलेख, यानी जो आपकी सार्वजनिक कंपनी होती है वह अंशों के विक्रय हेतु जारी किए जाने वाला प्रलेख, यानी जो वह अंशों को जारी करती है तो कौन सा प्रलेख होता है जिसके थ्रू वो जारी करती है। तो ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, ठीक है, और सारणी अ और प्रविवरण। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोस्पेक्ट से आने आपका प्रविवरण। प्रविवरण के द्वारा हम क्या करते हैं, अंशों के विक्रय हेतु जारी किया जाने वाला प्रलेख होता है और जब भी हम अंशों को निकालते हैं मार्केट में तो प्रविवरण जारी करके निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है दूसरा क्वेश्चन, पूंजी का वह भाग जो कंपनी के समापन पर मांगा जाता है कहलाता है। ठीक है, तो जब भी आपकी कंपनी बंद होती है, ठीक है, जब भी आपकी कंपनी का डिसॉल्यूशन होता है, डिसॉल्यूशन ऑफ द कंपनी, तो कैपिटल का जो क्लासिफिकेशन होता है, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, ठीक है, और पेड अप कैपिटल, ठीक है, रिजर्व कैपिटल, तो वह कौन सी पूंजी होती है जो कि कंपनी के समापन पर मांगी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑथराइज कैपिटल, सेकंड दे रखा है आपको निर्गमित पूंजी, इशूड कैपिटल, ठीक है, याचित प्रार्थित पूंजी दे रखी है, ठीक है, और दे रखी है आपको संचित पूंजी, रिजर्व कैपिटल। तो यहाँ पर पूंजी का वह भाग जो कंपनी के समय पर मांगा जाता है कहलाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संचित पूंजी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसको क्या दिया हुआ है। तो यहाँ आपको दिया हुआ है अवशिष्ट याचना पर सारणी एफ के अनुसार ब्याज की दर होगी, यानी अवशिष्ट याचना, अवशिष्ट याचना को मैंने आपको बताया था, इसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरर। क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरर। और कॉल्स इन एरर में जो भी आपका परसेंटेज होता है, जो भी ब्याज होता है, अवशिष्ट याचना, अवशिष्ट याचना को हम पहले समझ लेते हैं अवशिष्ट याचना क्या होती है। तो अवशिष्ट याचना का मतलब होता है कॉल्स इन एरर, और कॉल्स इन एरर को हम इस तरह समझते हैं कि जब भी कोई अंशधारी अपने अंशों पर मांगी गई पूंजी को, किश्तों को समय पर नहीं चुकाता है, चाहे वो आवेदन की राशि हो, एप्लीकेशन की राशि हो, चाहे आपकी अलॉटमेंट की राशि हो, आवंटन की राशि हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, प्रथम याचना हो, चाहे सेकंड कॉल हो, XYZ कुछ भी हो सकती है वो, और यदि वो उसको नहीं चुकाता है तो न चुकाई जाने वाली जो राशि है उसे हम अवशिष्ट याचना कहते हैं, यानी कॉल्स इन एरर कहते हैं। और कॉल्स इन एरर में जो भी ब्याज की दर होती है वो होती है आपकी 10% पर एनम, यानी वार्षिक जो आपकी 10% पर एनम के हिसाब से ब्याज की दर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसको आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है प्रतिभूति प्रीमियम है, तो आपका प्रतिभूति यानी जो सिक्योरिटीज होती है आपकी, वो सिक्योरिटी क्या दी हुई है देख लेते हैं इसको। प्रतिभूति प्रीमियम है, प्रतिभूति प्रीमियम है। सबसे पहला दे रखा है ऑप्शन पूंजीगत लाभ, आयगत लाभ, पूंजीगत हानि और आगमन
हानि, यानी जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, ठीक है, जो आपको शेयर्स पर दिया जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम, वो क्या कहलाता है? आपका पूंजीगत लाभ कहलाता है, कैपिटल गेन, कैपिटल प्रॉफिट है, ठीक है। और यदि कैपिटल लॉस है, पूंजीगत हानि है, या रेवेन्यू प्रॉफिट है, या रेवेन्यू लॉस है, ठीक है। तो जो प्रतिभूति प्रीमियम होता है वो एक तरह से आपका क्या कहलाता है? वो लाभ कहलाता है। और ये लाभ कैसा लाभ होता है? ये कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पूंजीगत लाभ कहलाता है, यानी कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। आगे नेक्स्ट इसको हम देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 20,000 अंश जनता में निर्गमित किए, जनता से 25,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए, तो यह क्या कहलाएगा? चलिए पहला इसको हम समझते हैं क्या दिया हुआ है। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन है या अंडर सब्सक्रिप्शन है, सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। तो ये मान के चलिए कि एक कंपनी है, ठीक है, और वो जो कंपनी, जी, हम ये चल रहे थे कि कंपनी जो है उसने 20,000 अंशों के लिए अंश निर्गमित किए, पर जनता ने 25,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, तो वो क्या कहलाएगा? तो यहाँ पर ये देखिए जो है आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है याचना, यानी कॉल्स दे रखी है। इसके बाद दे रखा है आपको अति अभिदान, ओवर सब्सक्रिप्शन दे रखा है। उसके बाद आपको ये बता रखा है अल्प अभिदान, यानी अंडर सब्सक्रिप्शन दे रखा है, या आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है अवशिष्ट याचना, यानी कॉल्स इन एरर, ठीक है। तो इनमें से क्या कहलाएगा? तो देखिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि आपके पास 20,000 अंश थे। कितने थे आपके पास? 20,000 अंश थे, और 20,000 अंशों के बदले जनता ने आपको 25,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए, यानी आपके पास शेयर्स कम थे पर पब्लिक ने आपको ज़्यादा अंशों के लिए पेमेंट किया। यानी कितने ज़्यादा अंशों के लिए पेमेंट किया? तो यहाँ पर आपको 5,000 ज़्यादा अंशों के लिए पेमेंट किया। ये आपके पास एक्सेस शेयर आए। क्या ये आपके पास एक्सेस शेयर आए? तो जब भी आपके पास एक्सेस शेयर आते हैं तो ये कहलाता है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहलाता है? ये आपका ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन को क्या कहेंगे? तो देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन को हम यहाँ पर कहते हैं आपका अति अभिदान। क्या कहते हैं हम इसको? अति अभिदान, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं हम क्या कहते हैं इसको। अति अभिदान कहते हैं। तो यहाँ का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका अति अभिदान, ठीक है, यानी आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। जब भी जनता में हम अंश निर्गमित करते हैं और जनता से ज़्यादा अंशों के लिए डिमांड आ जाती है, तो जब भी ज़्यादा अंशों के लिए डिमांड आती है तो हम उसे क्या कहते हैं? अति अभिदान, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ साथ हम ये भी समझ लेते हैं कि यदि इसका विपरीत हो जाए, ठीक है, और यदि आपको मालूम पड़े कि आपके पास ज़्यादा शेयर हैं और पब्लिक आपको कम के लिए अप्लाई कर दे। मान लीजिए कि यदि इसी उदाहरण को हम आगे बढ़ाते हैं कि आपके पास केवल 25,000 शेयर्स थे, मार्केट में आपने 25,000 शेयर्स इशू किए, पर पब्लिक से आपको केवल 20,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आई, ठीक है। आपके पास 25,000 शेयर्स थे और पब्लिक ने आपको 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी, यानी यह होता है आपका अंडर सब्सक्रिप्शन का सवाल, ठीक है। अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन का सवाल हुआ। और अंडर सब्सक्रिप्शन को और हिंदी में क्या कहते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन को हम कहते हैं आपका अल्प अभिदान। क्या कहते हैं इसको? अल्प अभिदान, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका अल्प अभिदान। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट आपको दे रखा है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013, ठीक है। अधिनियम आपको याद रखना है, नया एक्ट है, नया चेंज हुआ है। पहले भारतीय कंपनी अधिनियम में आपका
1932 के प्रावधान लागू होते थे, अब आपके 2013 के प्रावधान लगते हैं। ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 आपको याद रखना है, नया अधिनियम है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी निर्गत कर सकती है सिर्फ समता अंश, सिर्फ पूर्वाधिकार अंश, समता और पूर्वाधिकार अंश, और इनमें से कोई नहीं। तो जो कंपनी का एक्ट है 2013 के अनुसार कंपनी कौन से अंश जो है वो जनता में निर्गमित कर सकती है। तो देखिए यहाँ पर हमने पहले भी ये चीज़ समझी थी कि जो कंपनी है और जो शेयर्स में ट्रेडिंग होती है या सेकेंडरी मार्केट यानी जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक बाजार में जो प्रतिभूतियाँ बार बार से खरीदी बिक्री होती है वो केवल आपकी समता अंशों की होती है। तो इसका राइट आंसर है समता अंश, यानी आपके जो इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है, आपके जो इक्विटी शेयर्स हैं उसी को ही कंपनी 2013 के अंतर्गत इसको निर्गमित कर सकती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसको। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर, अंश आवेदन खाता है। अंश आवेदन खाता है यानी शेयर्स अकाउंट, शेयर्स जो एप्लीकेशन अकाउंट है कौन सा खाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए अव्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट दे रखा है, अव्यक्तिगत खाता दे रखा है, ठीक है, वास्तविक रियल अकाउंट दे रखा है, और आपका नॉमिनल अकाउंट दे रखा है, नाम मात्र खाता दे रखा है। ठीक है, तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा होगा कि अंश आवेदन खाता है। तो अंश आवेदन खाता जो होता है हमेशा पर्सनल अकाउंट ट्रीट करता है, यानी व्यक्तिगत खाते को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत खाता यानी आपका ये हमेशा पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, अंश आवेदन खाता यानी हमेशा पर्सनल अकाउंट होता है, व्यक्तिगत खाता होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपको और कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संयुक्त पूंजी कंपनी है यानी जो आपकी ज्वाइंट कैपिटल कंपनी होती है वो किस तरह की कंपनी होती है। वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति, प्राकृतिक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, या इनमें से कोई नहीं। यानी वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है या प्राकृतिक व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, इनमें से कोई नहीं। कौन सी? आपकी ज्वाइंट कैपिटल कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी कंपनी होती है, आपको हमने पहले ही बताया कि कंपनी के बारे में ये कहा जाता है कि कंपनी जो होती है एक विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। ठीक है, यानी एक रोबोटिक पर्सन होता है जिसका जन्म जो होता है 2013 के जो अधिनियम हमारा चेंज हुआ है उसके आधार पर होता है, यानी अधिनियम यानी कानून के अनुसार कंपनी बनती है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति होता है। ठीक है, तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो कि कंपनी को एज अ ट्रीट करता है। तो कंपनी जो है एज अ कृत्रिम व्यक्ति के हिसाब से मानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं, समता अंशधारी होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। क्या होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर? कंपनी के ग्राहक होते हैं, कंपनी के कस्टमर्स होते हैं, कंपनी के स्वामी होते हैं, कंपनी के प्रोप्राइटर्स होते हैं, कंपनी के लेनदार होते हैं यानी क्रेडिटर्स होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। जो समता अंश वाले होते हैं, तो देखिए ये क्या होते हैं। तो देखिए मैंने आपको समझाया था कि एक हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं और एक हमारे प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं। ठीक है, प्रेफरेंशियल शेयर्स और इक्विटी शेयर्स होते हैं। तो जो समता अंशधारी होते हैं वह कंपनी के वास्तविक स्वामी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंपनी के वास्तविक स्वामी कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कंपनी के स्वामी होते हैं। पर ये जो होते हैं अपने प्रेफरेंशियल शेयर्स जो होते हैं, होल्डर होते हैं, पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं, ये नाम मात्र के स्वामी कहलाते हैं। स्वामी तो होते हैं बट इनका जो पार्टिसिपेशन होता है, इनका जो दखल होता है वो बहुत ही कम के बराबर होता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? नाम मात्र के स्वामी कहते हैं। पर जो भी हमारे इक्विटी शेयर्स होल्डर्स होते हैं उन्हें व्यापार में भाग लेने का, व्यापार के हिसाब किताब को चेक करने का, ठीक है, और सारे रजिस्टर्स को चेक करने का, कोई चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव में भाग लेने का अधिकार होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो समता अंशधारी हैं, समता अंशधारियों में
मिलती हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है अंशधारी प्रप्राप्त करते हैं, यानी यदि आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आपको शेयर्स के बदले में क्या मिलता है। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, हम दो चीज़ें डिफाइन करते हैं इसको समझने से पहले, कि यहाँ पर एक हमारा होता है शेयर और एक होता है हमारा डिबेंचर्स। ठीक है, जो भी डिबेंचर्स होता है उसका एक परसेंटेज फिक्स होता है और एक शेयर्स होता है। तो जब भी हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है, और यदि डिबेंचर्स खरीदते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो कंपनी अपने प्रॉफिट मार्जिन में आपको जो डिविडेंड देती है, क्या देती है, आपको डिविडेंड देती है, और डिविडेंड को हम बोलते हैं लाभांश। क्या बोलते हैं हम इसको, लाभांश देती है। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि भैया अंशधारी क्या प्राप्त करते हैं, शेयर होल्डर्स क्या प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो शेयर होल्डर्स क्या प्राप्त करते हैं, हमेशा डिविडेंड यानी लाभांश प्राप्त करते हैं। क्योंकि यदि आपके पास ज़्यादा पैसा है और आप अपना यदि पैसा किसी बैंक में रखते हो, तो बैंक में क्यों रखते हो, ताकि बैंक आपको क्या देगा उसके बदले में, बैंक आपको उसके बदले में देता है ब्याज देता है। ठीक है, और यदि आप किसी कंपनी को के शेयर्स खरीदते हो तो कंपनी आपको क्या देगी, उस पर लाभांश देगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लाभांश हो जाएगा। पर यदि हम डिबेंचर्स की बात करें, ठीक है, यदि हम डिबेंचर्स की बात करें तो डिबेंचर्स जो होता है वो उस पर आपको हमेशा इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, जो डिबेंचर्स होते हैं, जो ऋण पत्र होते हैं, उस पर हमको हमेशा क्या होता है, ब्याज मिलता है। डिबेंचर्स को हम क्या बोलते हैं, ऋण पत्र बोलते हैं, और ऋण पत्र पे आपको हमेशा क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। पर यदि आप शेयर्स की बात करते हैं तो शेयर्स पे आपको हमेशा लाभांश मिलता है। क्लियर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि शेयर्स और डिविडेंड पर आपको क्या चीज़ें मिलती हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें हम देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो निजी कंपनी के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, निजी कंपनी के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है कि भैया जो निजी कंपनी है उसमें अधिकतम सदस्य संख्या पूछिए। तो देखिए अधिकतम सदस्य संख्या, इसका जो राइट आंसर है वो दिया हुआ है आपका 200। इस पे आप टिक मार्क कर लीजिए कि जो आपकी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के जो मैक्सिमम आपके सदस्य होते हैं वो कितने हो सकते हैं, तो कम से कम अधिक से अधिक 200 सदस्य आपके हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दायित्व के कुल राशि में सम्मिलित होती हैं। दायित्व यानी होता है आपका लाइबिलिटीज़, और लाइबिलिटीज़ के कुल राशि में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो आपको वापस से दे रखा है, आपका प्राथित पूंजी दे रखा है। ठीक है, उसके बाद आपकी निर्गमित पूंजी दे रखा है, उसके बाद आपको दे रखा है अधिकृत पूंजी, और आपको दे रखा है चुकता पूंजी। ठीक है, यानी आपने प्राथित पूंजी यानी आपने कितनी मांगी, निर्गमित पूंजी आपने कितनी मार्केट में कैपिटल आपने इशूड की, अधिकृत पूंजी आपके पास ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, और आपकी चुकता पूंजी यानी पेड अप कैपिटल, क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं दायित्व की कुल राशि में। तो इसका जो राइट आंसर है, जो दायित्व होता है आपकी चुकता पूंजी से संबंधित होता है, तो इसका अंश होगा आपका जो भी आपकी पेड अप कैपिटल है, ठीक है, चुकता पूंजी उस पर आधारित होता है। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कि दायित्व की कुल राशि में सम्मिलित होती है तो क्या होती है, चुकता पूंजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं ऋण पत्रधारी कंपनी के होते हैं। तो देखिए मैंने आपको अभी हाल समझाया था कि एक होता है शेयर्स होल्डर होता है और एक होता है आपका डिबेंचर्स होल्डर होता है। क्लियर। तो शेयर्स होल्डर्स जो होता है वो कंपनी के क्या होते हैं, स्वामी होते हैं, उसमें इक्विटी शेयर्स वाले क्या होते हैं, शामिल होते हैं। परंतु जो डिबेंचर्स होल्डर होता है, यदि आप किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदते हो तो कहीं ना कहीं आपने कंपनी को ऋण दिया है। क्या दिया है, आपने कंपनी को ऋण दिया है, और आप कंपनी के हमेशा क्रेडिटर्स होगे। क्या होगे, क्रेडिटर्स होगे। क्रेडिटर्स यानी आप हमेशा कंपनी के लेनदार होगे। कंपनी आपको पैसा चुकाएगी विथ ब्याज। क्या चुकाएगी, विथ ब्याज चुकाएगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ऋण पत्रधारी होते हैं वो कंपनी के
लेनदार होते हैं, ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लेनदार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें दे रखा है आपको ऋण पत्रों पर ब्याज की भुगतान की अवधि है, यानी जो आपके डिबेंचर्स हैं उस पर जो इंटरेस्ट है उस पर ब्याज आपको कब कब मिल सकता है, कितने टाइमिंग पर आपको ब्याज कंपनी को देना पड़ेगा, है ना। तो ये ब्याज आपके पास आएगा, तो इसकी जो मैक्सिमम जो होती है वो कम से कम 6 माह की अवधि होती है भैया। 6 माह में आपका जो भी परफॉर्मेंस होगा तो कंपनी आपके डिबेंचर्स पे आपको इंटरेस्ट पे करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है आपको कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती की राशि कहलाती है, यानी जब भी आप ऋण पत्रों का निर्गमन करते हैं, ठीक है, ऋण पत्रों को मार्केट में लेके आते हैं और उस पर जो आप डिस्काउंट देते हैं वो चीज़ क्या कहलाती है? पूंजीगत हानि, कैपिटल लॉस, आगमगत हानि, रेवेन्यू लॉस, पूंजीगत व्यय, आपका कैपिटल एक्सपेंसेस, या आगमगत व्यय यानी आपका रेवेन्यू एक्सपेंसेस। आपको ये बताना है कि आपने यदि डिबेंचर्स मार्केट में इशू किए हैं तो इस डिबेंचर्स पे जो आपने कटौती, जो आपने डिस्काउंट दिया है, वो डिस्काउंट की राशि आपकी क्या कहलाएगी? तो देखिए इसमें जो आपकी डिस्काउंट की राशि कहलाएगी आपकी कैपिटल लॉस। क्या कहलाएगी? आपकी कैपिटल लॉस यानी पूंजीगत हानि कहलाएगी। ठीक है, अल्टीमेट आपकी जो पूंजी है उसमें कमी हुई है, जो डिबेंचर्स, ठीक है, उसके भी थ्रू आपके पास क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको कहलाएगा कैपिटल लॉस कहलाएगा, पूंजीगत हानि कहलाएगी। चलिए लास्ट इसमें हम देख लेते हैं। दिया हुआ है आपको ऋण पत्रों के प्रतिफल स्वरूप अंश पत्रधारी को प्राप्त होता है। तो ऋण पत्रों के प्रतिफल स्वरूप अंशधारी को क्या प्राप्त होता है? यदि आपके जो ऋण पत्र हैं उसके प्रतिफल स्वरूप जो ऋण पत्रधारी है वो क्या प्राप्त करता है? तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो शेयर्स है उसके ऊपर डिविडेंड मिलता है। और यदि हम डिबेंचर्स की बात करते हैं तो डिबेंचर्स पे आपको हमेशा इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ब्याज। क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर क्लियर हो गया है कि जो शेयर्स जो होते हैं उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है और जो डिबेंचर्स होते हैं उसके ऊपर आपको ब्याज मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं यहाँ पर। चलिए रिक्त स्थान दे रखे हैं आपको कंपनी विधान द्वारा एक निर्मित एक, ठीक है, तो आपको अभी मालूम था कि जो कैसा व्यक्ति होती है? कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसका निर्माण जो होता है विधान के द्वारा होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर्स आएगा कि एक कृत्रिम व्यक्ति है। क्या है? एक कृत्रिम व्यक्ति है। ठीक है, जो आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा आपका जो है कृत्रिम व्यक्ति है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका कृत्रिम व्यक्ति है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि प्रतिभूति प्रीमियम संचय, ठीक है, यानी सिक्योरिटी जो प्रीमियम होता है उसका जो संचय है ना, जो रिजर्व का जो बैलेंस है कंपनी के चिट्ठे में किस ओर लिखा जाता है? ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है किस ओर लिखा जाता है। प्रतिभूति प्रीमियम संचय का शेष कंपनी के चिट्ठे में, जो कंपनी का बैलेंस शीट होती है, वो किस ओर लिखा जाता है? तो देखिए जो भी आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम होती है, ठीक है, जो भी आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम होती है वो इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज की ओर लिखी जाएगी। कहाँ पर लिखी जाएगी? आपकी समता एवं दायित्व के अंतर्गत लिखी जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, यानी जो आपके समता और दायित्व है, तो दायित्व पक्ष की ओर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम समता और दायित्व की ओर लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसको, क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है?
नेक्स्ट है आपका अंश जिन पर एक निश्चित दर से लाभांश का भुगतान किया जाता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जिनके ऊपर अंश जिन पर एक निश्चित दर से लाभांश का भुगतान किया जाता है कहलाते हैं। तो देखिए यहां पर के लिए वापस से हम ये समझते हैं कि हमारे पास दो शेयर्स होते हैं, एक होते हैं इक्विटी और एक होता है हमारे पास प्रीफरेंशियल शेयर्स। तो देखिए इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंशियल शेयर्स में डिफरेंस यही है कि प्रेफरेंशियल शेयर्स में एक परसेंटेज फिक्स होता है, ठीक है। तो परसेंटेज फिक्स का मतलब होता है कि चाहे कंपनी को लॉस हो चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो, प्रेफरेंशियल शेयर्स पे इतना डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका राइट आंसर होता है कि अंश जिन पर एक निश्चित दर से प्रतिशत पर लाभांश का भुगतान किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके पूर्वाधिकार अंश। क्या कहलाते हैं? आपके पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। और इक्विटी शेयर्स पे ये पॉसिबल नहीं होता है, उस पर कोई भी दर निश्चित नहीं होती है, इसलिए वहाँ की कोई भी गारंटी नहीं होती है ना। कंपनी के प्रॉफिट पर डिपेंड करता है कि उनको कितना डिविडेंड मिलेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है आपको, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम कंपनी का लाभ है। यानी जब आप अपने शेयर्स मार्केट में निकाल रहे हो और उसके ऊपर आपको प्रीमियम मिल रहा है, तो प्रीमियम का क्या है? कंपनी का जो है लाभ है। कौन सा लाभ है? वो प्रॉफिट तो हो ही रहा है कंपनी को, पर वो किस तरह का दे रखा है। तो देखिए आप अभी तक हमने ये चीज़ समझी थी कि जब भी जो प्रीमियम होता है वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है, वो हमारा पूंजीगत लाभ होता है। क्या होता है? कैपिटल प्रॉफिट होता है, यानी उसको हम बोलते हैं पूंजीगत लाभ। ठीक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम जो होता है हमेशा हमारे लिए फ़ायदा होता है, कंपनी के लिए फ़ायदा होता है, ठीक है। और इसका उपयोग कंपनी अपने बहुत सारे ऋणों को चुकाने में, बहुत सारी दूसरे लाइबिलिटीज़ को चुकाने में करती है। तो ये हमारे लिए क्या होता है? पूंजीगत लाभ होता है। चलिए, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें आगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दे रखा है तालिका एफ के अनुसार अग्रिम याचना पर, अग्रिम याचना यानी कॉल्स इन एडवांस पर वार्षिक की दर से, ठीक है, वार्षिक की दर से आपको ब्याज दिया जाएगा। तो यदि आपने कोई कॉल्स इन कॉल्स इन एडवांस किया है, यानी समय से पूर्व ही आपने अपनी राशियों को चुका दिया है, अपनी लाइबिलिटीज को चुका दिया है, तो आपको कितना प्रॉफिट यानी कितना आपको ब्याज दिया जा सकता है तालिका एफ के अनुसार। तो यहाँ पर जो यदि मैं अधिकतम की बात करूँ तो यहाँ पर आपका आ जाएगा मैक्सिमम जो होगा आपका 12% पर एनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम 12% पर एनम, ठीक है। तो 12% के हिसाब से 12% के हिसाब से आपको, है ना, ये सारी चीज़ें मिल सकती है। तो 12% जो होता है अधिकतम हो सकता है यदि आप समय से पूर्व अपनी चीज़ों को चुकाते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या चीज़ दे रखी है देख लेते हैं। आगे आपको क्वेश्चन दे रखा है अंश प्रकार के होते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि अंश जो होते हैं, अभी मैंने आपको बताया अंश दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इक्विटी शेयर्स होते हैं, ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंशियल शेयर्स का एक परसेंटेज फिक्स होता है। तो आपसे पूछा जाए कि अंश कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए 2 प्रकार के होते हैं। क्लियर? चलिए इसमें नेक्स्ट आगे देख लेते हैं आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चंस में। अंश आवंटन खाता होता है। अंश आवंटन यानी जो शेयर्स अलॉटमेंट खाता होता है वो किस प्रकार का खाता होता है, उसे क्या खाता कहते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अभी डिस्कस किया था कि जो शेयर्स होती है वो शेयर्स का जो खाता होता है वो हमारा हमेशा पर्सनल अकाउंट ट्रीट करता है। यानी पर्सनल अकाउंट जो होता है वो होता है, यानी ये क्या कौन सा कहलाएगा? हमारा व्यक्तिगत खाता कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? व्यक्तिगत खाता कहलाता है। कौन सा? अंश अलॉटमेंट खाता, शेयर्स अलॉटमेंट खाता हमारा क्या कहलाता है? व्यक्तिगत खाता, एज अ उसको पर्सनल अकाउंट ट्रीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका पार्षद सीमा नियम का उल्लेख
होता है पार्षद सीमा नियम, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, और मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पार्षद सीमा नियम दिया हुआ है, पार्षद सीमा नियम का उल्लेख होता है। तो पार्षद सीमा नियम का उल्लेख कहाँ होता है? तो देखिए, जो भी कंपनी की प्रोफाइल होती है, जो भी कंपनी का कार्यक्षेत्र होता है, जो भी कंपनी का एरिया होता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कहाँ अप्लाई करती हैं? कंपनी की प्रोग्रेस में, कंपनी के कार्यक्षेत्र में प्रभावित करती है। इन चीज़ों को पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम, पार्षद सीमा नियम ने कंपनी को चलाने के नियम होते हैं, कानून होती हैं, धाराएं होती हैं, प्रावधान होते हैं, और पार्षद अंतर नियम में उनको लागू कैसे किया जाएगा उसके उपनियम होते हैं। तो पार्षद सीमा नियम जो है कंपनी के कार्यक्षेत्र को प्रभावित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कंपनी के कार्यक्षेत्र को प्रभावित करती है, सॉरी, कंपनी के कार्यक्षेत्र, यानी कंपनी जो होती है, कंपनी का जो कार्यक्षेत्र होता है उसको प्रभावित करती है, ठीक है। चलिए, ये आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यहां पर कि ऋण पत्र ऋण का एक प्रमाण है। जो आपके डिबेंचर्स होते हैं, ठीक है, आपने डिबेंचर्स परचेज किए, उसके अब बदले में आपको डिबेंचर्स मिले, तो ऋण का एक प्रमाण है। तो क्या किस तरह का प्रमाण होता है ये? तो ये हमेशा जो ऋण पत्र होते हैं, यदि आपने किसी कंपनी के ऋण पत्र किए हैं, तो ये इसका एक लिखित प्रमाण होता है कि आपने किसी कंपनी के ऋण पत्र खरीदे हैं। तो ये एक रिटर्न, जिसको हम बोल सकते हैं, ये रिटर्न आपका एक प्रूफ होता है, एक तरह से प्रमाण होता है, ठीक है उसको। तो ऋण पत्र जो होता है ये एक लिखित प्रमाण की तरह कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट है आपका ऋण पत्रधारी कंपनी के में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। देखिए, ऋण पत्रधारी, मैंने आपको बताया था कि ऋण पत्रधारी जो होते हैं कंपनी के लेनदार होते हैं, कंपनी के स्वामी नहीं होते हैं। तो कंपनी के जब वो स्वामी नहीं होते हैं तो वह क्या है कि उसके प्रबंध में सबसे पहले भाग नहीं ले सकते हैं, उसके जो मैनेजमेंट में किसी भी तरह की जो दखल है वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ऋण पत्रधारी होते हैं वो कंपनी के मैनेजमेंट यानी कंपनी के जो प्रबंध है उसमें भाग नहीं ले सकते हैं। जबकि शेयर होल्डर्स जो होते हैं उसमें से भी इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं, समतांशधारी होते हैं, वो कंपनी के प्रबंध में भाग ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें क्वेश्चंस दिया हुआ है। अशोध्य ऋण पत्र वे होते हैं जिनका कंपनी के समापन की दशा में किया जाता है। तो अशोध्य ऋण पत्र, ठीक है, शोध्य और अशोध्य, ठीक है। तो ये कौन कौन से होते हैं? रिडमेबल, नॉन रिडमेबल जो डिबेंचर्स होते हैं उन जिनका कंपनी के समापन की दशा में किया जाता है। इसका तो जो राइट आंसर होगा इसका होगा पेमेंट, ठीक है। जो अशोध्य ऋण पत्र होते हैं जिनका, ठीक है, भुगतान कंपनी के समापन की दशा में किया जाता है ना, जब भी कंपनी आपकी बंद हो रही है उसमें आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आपको लिखना पड़ेगा भुगतान, भुगतान यानी आपका पेमेंट, ठीक है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने इसके एमसीक्यू में आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लिए हैं। चलिए अब जल्दी से जल्दी हम इसके सत्य और असत्य को भी देखते हैं। क्या दिया हुआ है सत्य और असत्य देख लेते हैं। ट्रू और फॉल्स सबसे पहले फटाफट। एक निजी कंपनी प्रविवरण जारी नहीं कर सकती है। जो आपकी एक प्राइवेट कंपनी होती है वो प्रविवरण जारी नहीं कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट, जी हाँ, ये वो प्रविवरण जारी नहीं कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है समता अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है। तो देखिए, समता अंशों पर कभी भी लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है क्योंकि वो केवल आपका पूर्वाधिकार अंशों पर ही होती है। इसलिए ये राइट आंसर गलत हो जाएगा कि प्रेफरेंशियल शेयर्स पे एक परसेंटेज होता है जो फिक्स होता है, पर इक्विटी शेयर्स पे कोई भी परसेंटेज फिक्स नहीं होता है।
दो याचनाओं के मध्य न्यूनतम 2 माह का समय होना चाहिए। यानी जो भी आप कॉल्स मांग रहे हो, कंपनी अपना जो पैसा शेयर्स होल्डर से मांगती है एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर और सेकंड कॉल पर, उसमें जो समय होना चाहिए क्या वो 2 माह का होना चाहिए? देखिए ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है, कंपनी की टर्म्स कंडीशन है कि वो कितना समय देती है, तो ये असत्य कहलाएगा। अंशों की संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर है कि अंशों पर एक संपूर्ण राशि प्राप्त की जा सकती है, जिसको हम लमसम के सवाल बोलते हैं। आपकी बही खाते में, अकाउंटिंग में आपका दे रखा है लमसम सवाल, एक मुश्त राशि प्राप्त होने वाला, तो आप एक बार लमसम भी पैसा आप ले सकते हो। अग्रिम याचना नेक्स्ट दिया हुआ है, अग्रिम याचना प्रपात्र प्राप्त होने पर बैंक खाता डेबिट और अग्रिम याचना खाता क्रेडिट किया जाता है। यानी कॉल्स इन एडवांस, यदि आपको कॉल्स इन एडवांस पैसा पहले मिल रहा है तो क्या बैंक खाता डेबिट करेंगे और अग्रिम याचना खाता को क्रेडिट करेंगे? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सही। यानी आपको बैंक अकाउंट जो है आपको क्या करना है, डेबिट करना है, और जो आपका कॉल्स इन एरियर है उसको आपको क्रेडिट करना है, क्योंकि ये हमेशा आपको फायदा देके जाता है, इसलिए अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, अग्रिम मांग अंश पूंजी का भाग है। जो आपका एडवांस, जो आपका कॉल्स इन एडवांस है वो अंश पूंजी का भाग है। क्या वो अंश पूंजी का भाग होता है? तो इसका आंसर जो रहेगा वो आपका असत्य है, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, अंशधारी अग्रिम मांग पर लाभांश प्राप्त करने के अधिकारी हैं। यानी जो आपका अंशधारी है वो अग्रिम मांग पर लाभांश प्राप्त करने का अधिकारी है, बिल्कुल अधिकारी है कि उसने समय से पूर्व ही आपको पेमेंट दे दिया है। ठीक है, और जब उसने समय से पूर्व आपको पेमेंट दे दिया है तो वो क्या कर सकता है, उसके ऊपर आपसे लाभांश प्राप्ति करने का अधिकारी है। सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नहीं, क्योंकि यह कंपनी के जो भी नियम है, रूल्स के अकॉर्डिंग है कि वो कंपनी चाहे तो उसको दे सकती है और कंपनी चाहे तो उस पर नहीं दे सकती है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। इसमें आपको दिया हुआ है संयुक्त पूंजी कंपनी का पंजीयन अनिवार्य है। जो भी आपकी ज्वाइंट कैपिटल कंपनी होती है उसका पंजीयन अनिवार्य है या नहीं? तो देखिए, पंजीयन जो कराना है वो एक तरह से बेनिफिट होता है यदि आप पंजीयन कराते हो, और वो भी आपकी ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। ठीक है, ज्वाइंट कैपिटल कंपनी है तो इसका जो पंजीयन होता है वो अनिवार्य है, तो बिल्कुल इसका पंजीयन अनिवार्य होगा। बंधक ऋण पत्र यानी जो मॉर्गेज आपके डिबेंचर्स होते हैं, ठीक है, सुरक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं, सिक्योर्ड लोन कहलाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल राइट, वो आपके सिक्योर्ड लोन कहलाते हैं, बंधक ऋण पत्र जो भी आपके होते हैं। ठीक है, मॉर्गेज यानी किसी भी मॉर्गेज को आपने किया है, बंधक ऋण पत्र हैं, तो आपके जो होते हैं सेफ ऋण पत्र कहलाते हैं। राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा हुआ है आपको कि ऋण पत्रों पर केवल लाभ होने की स्थिति पर भी ब्याज दिया जाएगा। यानी ऐसी कोई कंडीशन होती है कि यदि आपने किसी के डिबेंचर्स खरीदे हैं तो केवल लाभ, कंपनी को लाभ होगा तो ही कंपनी आपको उस पर ब्याज देगी, तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, यदि आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हैं तो वो कंपनी आपको ब्याज चुकाएगी ही चुकाएगी, क्योंकि डिबेंचर्स पर एक परसेंटेज फिक्स होता है। डिबेंचर्स का हर का एक परसेंटेज होता है, 2%, 10%, 15%, जो भी एज इट इज़ होता है। कंपनी ने आपसे एज अ लोन लिया है, उसको एज अ लोन ट्रीट करती है और कंपनी को उस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, ऋण पत्रधारी कंपनी के सदस्य नहीं होते हैं। जो ऋण पत्रधारी है वो कंपनी के सदस्य नहीं होते हैं, तो इसका राइट आंसर है सही है, कंपनी के सदस्य नहीं होते हैं, वो कंपनी के क्या होते हैं, लेनदार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, ऋण पत्रधारियों को कंपनी की सामान्य सभा में मतदान का अधिकार होता है। ऋण पत्रधारियों को कोई भी अधिकार नहीं होता है, वो कंपनी के प्रबंध में भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी को उन्होंने लोन दिया है, वो केवल और केवल क्या कहलाते हैं, उसके लेनदार कहलाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये इस वीडियो में मैं आपको इतना ही डिटेल दे रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और इसके नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको इसमें जो भी सही जोड़ियाँ दे रखी हैं, ठीक है, जो भी आपके एक वाक्य में उत्तर हैं, ये सब भी आपको
कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और यदि इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।